जब अम्बेडकर पर सीरियल ये प्रूव्ड करवाने के चक्कर में जो वेरियस अम्बेडकरवादी ऑर्गेनाइजेशन से मिला तो मेरी भक्ति का महल जो है दरकने लगा। और जब 1974 में गुरु की किताब मिलती है महल भर, कांसी रामवाद को साकार करती, गौर कीजिए, कांसी रामवाद को साकार करती एक जिंदा देवी मायावती 2006 में। ये किताब जो है बीएसपी के लिए बाइबिल है। उसमें मैंने बीएसपी के खिलाफ उठाने जाने वाले 50 सवालों का जवाब दिया था, तो वो हुआ। मैंने बसपा पर कुल मिलाकर के 18 पहले गुरु थे, इसके विश्वास हुए। इसके विश्वास से दूसरे गुरु बनते हैं चंद्रभान प्रसाद। तीसरा जो एक व्यक्ति जो जिसने मेरे लेखन को प्रभावित किया वो है विवेक कुमार। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। विरले ही ऐसे लेखक होते हैं जो आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं और वो किताब बन जाती है। हमारे साथ वैसे ही शख्स हैं एचएल दुसाद जी। 25 साल लेखन के ये पूरे कर चुके हैं। हाल ही में 17 सितंबर को, जिस दिन पेरियार जयंती होती है, और इन 25 सालों में एचएल दुसाद सर ने 85 किताबें लिख डाली हैं। और ये सर की लेटेस्ट किताब है बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की अभिनव परिकल्पना। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद उन्होंने ये किताब लिखी और सर का कहना था कि वो आर्टिकल लिख रहे थे, किताब बन गई। किस तरीके से वो लेखन में आए, सिर्फ 12वीं पास शख्स किस तरीके से लेखन में आया, क्या जर्नी रही उनकी, और कैसा क्या हुआ, ऐसा क्या खुमार चढ़ा कि जब लिखने बैठे तो 25 साल में 85 किताब लिख डाले। सर स्वागत है आपका, आप हमारे दफ्तर में हैं आज। बहुत खुशी हुई आपको देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। दलित दस्तक तो हमारे बहुजन मूवमेंट की बड़ी पहचान है। और अभी कुछ देर पहले मैं आपको बतला रहा था कि बड़े रिमोट इलाके से जो है अगर मुझे फ़ोन मिलते हैं तो आपके दलित दस्तक के पाठकों की ओर से मिलते हैं, तो आपके चैनल पर आकर के मुझे भारी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 25 साल लेखन के हो गए, 85 किताब आपने लिख दी, मतलब वो कैसे लिख दिया आपने? ये तो गजब बात हो गई। अच्छे अच्छे लेखक ऐसा नहीं कर पाते। हाँ, ना वो तो है। मेरे साथ एक बड़ी समस्या रही है, वो सकारात्मक समस्या कहा जा सकता है, समस्या नहीं कह सकते। वो है क्या ना कि कोई भी काम मुझे अच्छा लगता है ना तो मैं उसकी हदें तोड़ देता हूँ किसी भी क्षेत्र में। तो एक ज़माने में आप लोग जैसे जुआ में था, उन ज़मानों में स्पोर्ट्स और फिल्म के प्रति मेरा लगाव था। और आप देखते हैं कि मैं तमाम मुद्दों पर लिखता हूँ। फिल्मों के विषय में मेरा दावा रहता है कि मैं फिल्मों पर जो कमेंट्री कर दूंगा वो महेश भट्ट के लिए मुमकिन नहीं है। क्रिकेट पर जो मैं लिख दूंगा सुनील गावस्कर के लिए संभव नहीं है। तो एक ज़माने में खूब मैं जो है इन सब चीज़ों में रुचि लिया। एक नाटकीय घटना जो है आपका क्रिकेट से ही जुड़ी हुई 1979 में होती है, 79 में। 79 में पाकिस्तान की टीम आई हुई थी भारत, और पहला ही मैच जो था, मुझे लगता है कोई नवंबर का महीना था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में मैच हो रहा था। इंडिया की टीम इसके पहले 1978 में पाकिस्तान गई थी और क्लीन स्वीप होकर के आई थी, अर्थात तीनों मैच जो 3-0 से हार के आई थी। तो जो ये उनका इंडिया में पहला मैच दिल्ली में पड़ा, तो उसमें जो पहले ही दिन जो है इंडिया की टीम 124 रन ऑल आउट हो जाती है। ये घटना मुझे स्तब्ध कर दी। मैं क्रिकेट का क्रेजी रहा, और एक तरीके से उस ज़माने में हम लोग भी राष्ट्र प्रेम जो है क्रिकेट के बहाने ही जाहिर करते थे। तो मैं बहुत शॉक्ड हुआ। शॉक्ड होने के बाद से जो है एक हमारे मित्र हैं, वो आज शाम को आए हमारे घर पर, देखे हमारी उदासी तो बोले कि हरिलाल जी क्यों उदास है? तो मैंने बताया कि त्रिपाठी जी आज पाकिस्तान की टीम हमारी टीम को जो 124 रन में ऑल आउट कर दी है, और संभावना साफ दिखाई पड़ रही है कि हमारी टीम हारने जा रही है। तो ऐसे में जब पाकिस्तान में बुरी तरीके से हम हार के आए हैं, भारत की राजधानी में यदि टीम की हार होती है तो ये बहुत ही दुखद बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये हरिलाल जी घबराइए नहीं। उन दिनों लोग मुझे, असल मेरा नाम हरिलाल प्रसाद है, कालांतर में मैं जो है हरिलाल को किल करके बन गया एचएल, और प्रसाद को ख़त्म करके उस जगह में दुसाद बन गया। तो बहरहाल उन्होंने आश्वस्त मुझे किया कि हरिलाल जी घबराइए नहीं, जब भी कोई संकट आता है मैं भोले शंकर को याद करता हूँ और वो संकट मुक्त कर देते हैं। तो मुझे पता था कि वो शिव के नाम पर जो प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं। तो मैंने कहा कि त्रिपाठी जी अगर भारत की टीम हार से बच गई तो मैं भी आपके शिव का भक्त हो जाऊंगा। मैं भी जो है प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना शुरू करूंगा। उसके बाद से अशोक बाबू एक मिराकुल ही जैसा होता है
जो भारत की टीम माने श्योर हारने जा रही थी वो जीतते जीतते रह गई, इतना बड़ा चमत्कार। तो मैं लेकिन अपने जीती नहीं। हाँ, जीतते जीतते रहे, बहुत बड़ी बात थी। जहाँ 124 पर आपकी टीम ऑल आउट हो जाती है वहाँ और फाइट पाकिस्तान करते की हैं। टीम जो है लगभग 300 के करीब रन बना दी थी। सब धाकड़ गेंदबाज थे पाकिस्तान के। हाँ हाँ हाँ। वो सिकंदर वक्त एक दुबला पत्ता बड़ा लंबा सा वो लड़का हुआ करता था। इंडिया में उस समय जैसे अमिताभ बच्चन थे ना, वैसा ही था। तो भारतीय टीम जो है ना, मैंने एक तरीके से कहिए तो जीतने से वंचित रह गई। तो मेरे लिए एक बड़ा एक चमत्कार था, एक डिवाइन मिराकुल जैसा था। जैसे कि मेरे त्रिपाठी जी ने कहा कि शिव जी है हर संकट से उबारते हैं। तो उसके बाद से जो है मैं प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने लगा। मैं भी जो है एक तरीके से कहिए तो अपने आप को भक्ति की दिशा में मोड़ दिया। तो भक्ति कायम है कि ब्रेक लग गया? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं अभिनय का शुरू से ही जो शौकीन था। गांव से जब गया कलकत्ता और वहाँ जा कर के पहली फिल्म देखा देवदास दिलीप कुमार की, ये जब अपनी क्या रही होगी हार्डली 9 या 10 साल, मैं तब से जो है दिलीप कुमार का फ़ैन हो गया, देवानंद का फ़ैन हो गया। तो कलकत्ता की जिस फैक्ट्री में काम करता था, एक साइड बैटरी फैक्ट्री, एक तरीके से कहिए कि वो फैक्ट्री जो है मेरे लिए यूनिवर्सिटी का काम की। वहीं मैं 20 सालों तक जॉब किया। जॉब करने के दौरान वहीं पर मैं एक लाइब्रेरी का जो इंचार्ज बनता हूँ और वहीं पर जो है अभिनय का प्रशिक्षण मुझे मिलता है। उस फैक्ट्री की तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ थी उसमें 1 एक्ट प्ले भी था। 16-17 डिपार्टमेंट थे तो इंटर डिपार्टमेंटल 1 एक्ट प्ले हुआ करता था। तो जो हिंदी वाले थे वो चाहते थे कि मैं जो है अभिनय में उतरूं, लेकिन मुझे संकोच लगता था। अपना ये था कि जब भी हम उतरेंगे तो एक धमाका होगा, अब क्या साधारण तरीके से हम करने जाएं। तो फैक्ट्री में जो ड्रामा होता था मैं प्रॉम्प्टम का काम किया करता था, पृष्ठभूमि से बोलता था और मेरा बोलना इतना अच्छा लोगों को लगता था कि हर कोई, जितने भी पात्र उतरते थे, हर कोई चाहता था कि हरीलाल जी हमारे लिए प्रॉम्प्टिंग करे। बहरहाल 1983 में एक ड्रामा हो रहा था, उसका नाम था पत्थर गवाह है। वो इमरजेंसी के ऊपर था। इमरजेंसी में एक व्यक्ति के साथ जो उत्पीड़न होता है, कोई साक्षी नहीं है लेकिन एक पत्थर जो है उस उत्पीड़न को देखता है। तो उसी पत्थर को एक कैरेक्टर बना करके उस कहानी को जो है पेश करने का प्रयास किया गया था। तो जो व्यक्ति पत्थर का रोल कर रहा था ना, वो बड़ा बेकार सा कर रहा था, जबकि उस कैरेक्टर में इतनी संभावना थी इसकी कोई सीमा नहीं। तब मैंने डायरेक्टर को कहा कि भैया ये रोल हम करेंगे। अब हमने जब घोषणा किया तो लोगों में एक जुबिलेशन का माहौल पैदा हो गया कि अरे हरीलाल एक्टिंग करेगा, तो बहुत खुश हुए लोग। बहरहाल मैंने वो पत्थर गवाह में जो पत्थर का रोल किया और पहले ही प्ले के लिए जो है मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का इनाम मिल गया। तो पहले से तो अभिनय को लेकर के मैं आशावादी था ही, लेकिन पहले में जो मिलता है ना तो फिर लगा कि यस, मेरा कॉन्फिडेंस जो था बिल्कुल सही था। उसके बाद से अशोक बाबू जो है एक सुखद मेरे साथ एक घटना होती है। मैं बहुत जल्दी 1993 में जो है आपका प्ले में एक्टिंग करता हूँ और 85 तक आते आते मैं फिल्म और टीवी के दहलीज पर पहुँच जाता हूँ और इस दिशा में जो है अपना प्रयास चलता है। इसी क्रम में मैं 1990 में जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर पहली बार जो है एक मेगा सीरियल का प्रोजेक्ट डाला। अच्छा, ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है। व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है बड़ी खुशहाल रही है। अब तक के दलित आत्मकथाओं में आपने जो कुछ पढ़ा है उसका कोई भी अंश जो है मेरे लाइफ में नहीं मिलेगा। मैं माँ बाप की तनहा संतान रहा तो लोगों का भरपूर प्यार मिला, पूरे परिवार का स्नेह मिला। उसके बाद से हमें जो है अभाव नहीं देखा कभी, हाँ, अभाव कभी हमने देखा नहीं। तो मेरे लिए जो है ज़िंदगी फूलों की सेज रही। रहता रहा बंगाल जैसे लिबरल सोसाइटी में, वहाँ से गर्मियों की छुट्टी में 10-15 दिन के लिए आए, अपने रिश्तेदारों से मिल करके फिर बैक चले जाते थे। अच्छा, गांव में स्थिति सोच जाती है, भेदभाव भी नहीं देख पाए। हाँ ना, गाँव और अच्छा ऊपर से गांव में स्थिति हमारी बहुत ही अच्छी थी। हमारा 10 बीघे का खेत हुआ करता था, हमारा बागीचा था। आसपास के 3-4 गांव में एकमात्र हमारा परिवार था जिसके 3 कुएं हुआ करते थे। और आप बताइए कि 50 साल पहले दौर में दलितों को कुएं पे चढ़ने नहीं दिया जाता था। अब क्या 3 कुएं थे? हमारे 3 कुएं हुआ करते थे। तो मैंने ये पूछा था आपसे कि जो आपका एक आस्था थी, वो आस्था अभी तक बनी हुई है कि टूटी? आए बतलाते हैं क्या होता है। तो कहने का मतलब तिक्ता विक्ता नहीं थी। जीवन में पहली बार जो है मुझे महसूस होता है कि हाँ, दलितों के साथ भेदभाव होता है। वो कब की घटना है? 1990 में मैं पहली बार जो है आपका दिल्ली आता हूँ। इसके पहले
कलकत्ता में वही फिल्म और टीवी से जुड़ने के दौरान जो है MS सोडी, इंडिया का जो पहला टीवी सीरियल है हम लोग, उसके पीछे मेन ब्रेन जो है सोडी साहब था। सोडी से मेरी निकटता हो गई और निकटता घनघोर निकटता हुई। तो वो मोस्टली दिल्ली में रह करके अपनी एक्टिविटी चलाते थे। तो कलकत्ते से चलते हुए उन्होंने कहा था कि जब भी दिल्ली आना हमसे मिलना। तो 1990 में जो है हमें लखनऊ आना पड़ा अपने परिवार के साथ। उसके बाद से जो है मिसेज लखनऊ घूम रही थी और हमें लगा कि 1-2 दिन का समय है, तो हमने फ़ोन लगाया और संजोग से मुलाकात बात हो गई सोडी साहब से। तो मुझे दिलीप कहते थे प्यार से, हैं। तो बोले कि अरे दिलीप यहाँ पहुँच गया, तुमको आना ही पड़ेगा दिल्ली। हम कहते चलिए आते हैं हम। उसके बाद से मैं पहुंच गया अगले दिन दिल्ली। तो बहरहाल एक दिन घूमते घामते हम लोग आ गए मंडी हाउस। तो मंडी हाउस में उनका सम्मान देख करके मैं जो है अचंभित रह गया। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये मेरे लिए तकलीफ़ करें। वो बोले क्या चाहते हो? मैंने कहा कि सर 1989 में 89 में जवाहरलाल नेहरू की बर्थ सेंचुरी थी, जन्म शताब्दी थी। उस अवसर पर आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसा मेगा सीरियल आया था। अब अगले साल जो है डॉक्टर अंबेडकर की जयंती होने जा रही है। ये हमें बतलाए कि उन पर इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट जमा किया है कि नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। तो परेशान हुए, बोले कि तुम तो अजीब सवाल में फंसा दिए। खैर 2 घंटा उन्होंने प्रयास चलाया। उसके बाद से रिजल्ट दिया कि हरिलाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उन पर जो है एक डॉक्टर अंबेडकर पर एक ड्रामा बनने जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री का ड्रामा, लेकिन सीरियल जैसा कुछ नहीं हो रहा। उनकी 100वीं जयंती। हाँ, ये मेरे लाइफ की जो है ना पहली घटना थी। दलित होने के नाते जो फीलिंग आई। बाबा साहब के विषय में मेरी बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना मालूम था कि दलित उनको अपना नायक मानते हैं, भगवान समाज के नायक हैं, सब कुछ है। तो उन पर जो सेंटेनरी ईयर के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, ये मेरे लिए जो है सब पहली बार भेदभाव की घटना लगा। उसके बाद से मैं कलकत्ता लौटा। लौटने के बाद से हमारे जो वहाँ के स्थानीय अम्बेडकरवादी थे, मैं उन लोगों से मिला और मिल करके ललकारा कि मैं दिल्ली गया था और पता चला कि बाबा साहब की जो जन्म शताब्दी है उसके लिए दूरदर्शन से वैसा कुछ नहीं हो रहा। इसी बीच में 30 सितंबर 1990 को मंडी हाउस की तरफ से नोटिफिकेशन होता है। उसमें ये था कि नोटिफिकेशन था कि जो लोग अपना प्रोजेक्ट जमा करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं या सीरियल बनाना चाहते हैं, वो अपना ये स्क्रिप्ट यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके लिए 31 अक्टूबर तक का टाइम था। ये जब जानकारी मिलती है उसके बाद से तो समझ जाइए कि मैं मन बना लिया कि देखा कि कोई कुछ नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए। तब हमने जो है 1 महीने के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर 13 एपिसोड का फटाफट जो है स्क्रिप्ट लिखवाया। और लिखवाया कि लिखा ना, लिखवाया अपने नहीं, हालांकि वो क्या था, समर्थ लोग थे उस वक्त, बांग्ला में लिखा गया था। मैं बांग्ला से अपने लड़के के साथ मिल करके हिंदी में उसका अनुवाद करते गया। बहरहाल मंडी हाउस में प्रोजेक्ट देने के बाद से जो है ये तो विश्वास हो गया कि जो मेन स्ट्रीम के लोग वहाँ बैठे हुए मंडी हाउस में, वो डॉक्टर अंबेडकर पर कोई सीरियल अप्रूव्ड होने नहीं देंगे। बहरहाल इसी क्रम में तमाम नेताओं से मिला और जो इंटेलेक्चुअल वगैरह से मिला। तो इस यात्रा की सबसे बड़ा अचीवमेंट जो होता है वो इसके विश्वास से मुलाकात के रूप में होता है। बंगाल के लोग कहे कि जब तुम जा रहे हो इस काम के लिए तो इसके विश्वास से मिलना। इसके विश्वास साहब का उन दिनों दिल्ली में काफ़ी धाक थी। बाबा साहब की जो आपकी तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगी है उसमें उनका योगदान था। ये क्या थे वो आपका ये थे IAS थे, फुल IAS नहीं, एलाइड IAS में थे, लेकिन सत्ता में उनकी बड़ी अच्छी पहुंच थी। रामविलास पासवान, मानवेंद्र कांत सिन्हा, इन सबों से बहुत ये था, BP सिंह। तो उस ज़माने में जो एक तरीके से कहिए कि सोशल जस्टिस को इंटेलेक्चुअली जो बढ़ावा जिन थोड़े से लोगों ने दिया उसमें लीडिंग कर रहे थे हमारे इसके विश्वास साहब। तो विश्वास साहब से एक निकटता हो गई, भरपूर निकटता हो गई। तो बीच बीच में बातें होती रहती, सब कुछ होती रही। इसके पीछे एक अचानक उनकी एक किताब 1984 में पब्लिश होती है। किताब का नाम था भारतीय समाज और उन्नयन धारा व डॉक्टर अंबेडकर। इस किताब ने मेरी ज़िंदगी की धर्रा ही बदल के रख दिया। तो कहने का मतलब मैं बेहिसाब जो है एक तरीके से स्वाध्याय से जैसे नॉवेल वगैरह तमाम चीज़ें पढ़ा था, लेकिन इतनी किताबें पढ़ने के बाद कोई भी किताब ऐसी जीवन में नहीं दिखी जिससे लगे कि इससे दुनिया में बदलाव आ सकता है। किताबें मेरे लिए जो है
हेल्दी इंटरटेनमेंट का, हाँ, स्वस्थ मनोरंजन का एक माध्यम थी। किताबें मेरे लिए अच्छा इंसान बनाने के माध्यम थी, लेकिन दुनिया बदल सकती क्रांति का माध्यम नहीं थी तब तक। हाँ, दुनिया बदलने का उनमें ताकत मुझे नहीं। इसके विश्वास साहब की जो किताब पढ़ा, लगा कि यस, किताबों के द्वारा दुनिया बदली जा सकती है। कौन सी किताब थी वो? और आज भी आपको बतला दूं कि मैंने पूरे लाइफ में जितनी भी किताब पढ़ा, उससे अच्छी कोई किताब नहीं पढ़ा। कौन सी किताब है वो? किताब का नाम है भारतीय समाजर उन्नयन धारा व डॉक्टर अम्बेडकर। हिंदी में होता है भारतीय समाज के विकास की यात्रा और डॉक्टर अम्बेडकर। बांग्ला में छपी थी। तो उस किताब के पढ़ने के बाद से जो है लगा कि दुनिया बदली जा सकती है। फिर मैंने विश्वास साहब से कहा कि न हो तो मैं इसका अनुवाद करूं किताब का। तो बोले कि नहीं, अनुवाद न करो, अपने समाज में जो है लेखकों की कमी है, तुम इस किताब से इंस्पायर्ड होकर के चाहो तो राइटिंग कर सकते हो, समझे। तो उनकी 350 पेज की किताब थी, वहाँ से हमको बेसिक मैटर मिला। उसके बाद से जो है मैं पहली किताब जो लिखता हूँ वो 674 पेज की होती है। कौन सी थी वो किताब? किताब का नाम है आदि भारत मुक्ति बहुजन समाज, हिंदू साम्राज्यवाद के खिलाफ मूल निवासियों के संघर्ष की दास्तान। तो सर मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए, बीच में मैं टोक रहा हूँ कि शिव भक्त हरिलाल अम्बेडकरवादी कैसे बन गए और हरिलाल प्रसाद HL दुसाद कैसे बने? हाँ, बहुत सवाल अच्छा आपने किया। ये जो आपने सवाल किया, आप बतलाऊँ कि जो 79 से लेकर के एक तरीके से 95 तक जो है मेरे अध्यात्म अनुशीलन का सिलसिला चला। इस बीच में हम जब अम्बेडकर पर सीरियल ये प्रूव्ड करवाने के चक्कर में जो वेरियस अम्बेडकरवादी ऑर्गेनाइजेशन से मिला, तो मेरी भक्ति का महल जो है दरकने लगा। और जब 1974 में गुरु की किताब मिलती है, महल भरभरा के गिर गया। उनकी किताब पढ़ने के बाद से लगा कि यस, ईश्वर के द्वारा, जब ईश्वर के चमत्कार से कुछ नहीं हो सकता है, ये मानवीय प्रयास से हो सकता है। तब मैंने विश्वास साहब से प्रेरित होकर अपने कलम के जोर से, अपने हाथ से दुनिया बदलने के लिए मैं लेखन में उतरने का संग। इसी क्रम में जो है मैं 1995 में वहाँ की सर्विस जो छोड़ दिया। उस ज़माने में मैं बहुत हैंडसम सैलरी उठाया करता था। 1990 में 5 अंकों में 10,000 12,000 पेमेंट हुआ करता था, जबकि उस ज़माने में 3-4 हज़ार का सपना देखना लोगों के लिए कठिन था। बहरहाल वहीं पढ़ते पढ़ते हमने काफ़ी अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद से हम एक ख़ास दिन का चयन करते हैं, 17 सितंबर को, पेरियार की जयंती को। और पेरियार की जयंती के दिन हमने जो है 1997 में कलम पकड़ा। और आज जो है आपका इस 2022 के 17 को जो है मुझे 25 साल हो गए जी। तो जो लेखन शुरू किया, अब इंटरेस्टिंग बात यह है, तो मैंने जो ये किया कि उस समय जो है कांसीराम का जो आंदोलन था मुझको पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में ले चुका था। कलकत्ता में रहने के दौरान बहुत कम जानकारी थी, लेकिन ये सीरियल को ये प्रूव्ड करवाने के चक्कर में जो हिंदी पट्टी के विभिन्न संगठनों से मिला, तब मैंने जाना कि मान्यवर का मूवमेंट क्या है। तो 90 के डेकेड में आप जैसे तमाम लोग जो है, हम जैसे लोग जो है, पे बैक टू द सोसाइटी की भावना से दीक्षित हो गए। हर कोई अपने अपने लेवल पर मूवमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता था। तो अपने मन में भी आई, तो है नौकरी छोड़ करके जो है मैं बहुजन मूवमेंट को डेवलप करने के लिए कलम पकड़ा। तो वहाँ से शुरू हुई इस तरीके से यात्रा। 85 किताबों का जिक्र कर रहे हैं आप कि इतनी किताबें लिख दी आपने 25 सालों में। कौन कौन सी किताबें हैं जिसको आप रिमार्केबल मानते हैं? क्यों इसमें जो ये है, अब तक जो अपनी सबसे बेहतरीन 5 किताबों का चयन जब कभी कभी करता हूँ, तो एक तो आदि भारत मुक्ति बहुजन समाज जो है वो माइलस्टोन है, वो मेरी बेसिक किताब है। उस किताब के बाद से ये 50वीं मेरी 85 बुक नंबर बुक है। तो 85 के पहले जो 83 किताबें लिखी, 83 बुक्स हमने जो लिखा, सारी किताबें जो है पहली किताब की कड़ी थी, कहीं न कहीं से वो जुड़ती हुई गई। लेकिन इस दरमियान अगर मैं सारी किताबों का हिसाब करता हूँ तो मुझे जो है अपनी पहली किताब के प्रति तो बहुत ही लगाव रहा, वो बेस्ट मेरी किताब थी। उसके बाद से जो दूसरी किताब बड़ी पसंद में आई, वो क्या है, सामाजिक परिवर्तन और बाधक हिंदुत्व। ये 1000 पेज की किताब है। भाजपा के खिलाफ जो है, संघ परिवार के आयंती के खिलाफ, ये भारत की सबसे बृहत्तम किताब है। तीसरी किताब में इसको मानता हूँ 2005 में रिलीज होती है, डाइवर्सिटी दलित सशक्तिकरण का सर्वोत्तम औजार। ये डाइवर्सिटी केंद्रित भारत की पहली किताब है। ये मेरी तीसरी किताब पसंद की होगी। चौथी किताब मेरे फेवरेट जो है वो है आपका जाति उन्मूलन, मार्क्सवादी बनाम अम्बेडकरवादी परियोजना। और इन सब के बीच जो है
एक तरीके से जिससे मैं अपनी बेस्ट रचना कहूँ खुल करके, वो है बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का घोषणा पत्र, जो 2007 में आती है। अच्छा, लेखन के तौर पे मैंने देखा है, महसूस किया है कि आप एक अति करते हैं। आप, मैंने कहा कि आप आर्ट की लिखना शुरू करते हैं और किताब बन जाती है। इसी तरीके से व्यक्तियों को लेके कई बार अतिवाद झलकता है, जैसे आप तुरंत किसी को महान मान लेते हैं और तुरंत किसी को महान मान के किताब लिख देते हैं, लेकिन बाद में वो व्यक्ति जितना आप महान बताए होते हैं वो निकलता नहीं। जैसे मुझे याद है कि जीतन राम मांझी जब सीएम बने थे बिहार के, तो आपने तुरंत आनंद फानन में किताब लिख दी 2 महीने में, थी, बहुत बड़ी संभावना जता दी थी, लेकिन फिर उन्हें पत्थे में चले गए। तो ये जो अति है आपकी लोगों को देखने के प्रति, आपको लगता है तुरंत कि ये आदमी एकदम क्रांति कर देगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। ये मेरी है एक तरीके से स्वभावगत कमजोरी है। जैसे शुरू में जो आपने सवाल किया तो मैंने बताया मेरे नेचर में क्या है, मैं अतिवादी व्यक्ति हूँ, एक्सट्रीमिस्ट हूँ, बहुत ही भावुक व्यक्ति हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है हद कर देता हूँ। तो मांझी जी ने जो मूल निवासीवाद का जो मुद्दा उठाया था, पूरे देश में सेंसेशन क्रिएट हुआ था, तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए मैंने लिखा और मुझे कहीं से ग्लानि नहीं है। मैं मांझी को वन ऑफ द बेस्ट, आप कह सकते हैं कि मोदी का अगर कोई भारत में समकक्ष मुझे दिखाई पड़ता है तो दैट इज मांझी, और मांझी ने बड़ा ही काम किए हैं। अच्छा, मैंने इन पर लिखा, बहन जी पर किताब लिखा जो 2006 में समथिंग, अरे कांतियों की देवी काली थे, कांसीरामवाद को साकार करती, गौर कीजिए, कांसीरामवाद को साकार करती एक जिंदा देवी मायावती, 2006 में। ये किताब जो है बीएसपी के लिए बाइबिल है। उसमें मैंने बीएसपी के खिलाफ उठाने जाने वाले 50 सवालों का जवाब दिया था, तो वो हुआ। मैंने बसपा पर कुल मिलाकर के 18 किताबें लिखी, लेकिन अब कह सकते हैं कि जो है बसपा पे मेरी जो लास्ट किताब आई है 2019 में, लोकसभा चुनाव के बाद से हमने उनका जिक्र किया, उसके बाद से अब मैंने एवॉइड कर दिया, चरम निराशा के में। तो ऐसा बहुत कम है कि मैं जिन नायकों को लिखा तो उनके खिलाफ तो मैं नहीं लिखा, निराशा हुई, उसके बाद से मैं चुप्पी साध लिया, उनसे दूरी बना लिया। लेखन के दौर में किन किन लोगों से आप टकराएं? एक तो AK विश्वास जी को आप अपना गुरु बताते हैं, और इसके अलावा और किन किन लोगों से आप टकराएं जिनका प्रभाव आपके लेखन पे रहा और जिनको आप अपने वक्त का बेहतर लेखक मानते हैं? अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था, जब ये जो 17 सितंबर आ गया तो पुरानी यादों को जो है दोहराते हुए कुछ आर्टिकल लिखा, तो उसमें बताया कि एचएल दुसाद जहाँ है उसमें अनगिनत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मेरे निर्माण में 50 से अधिक व्यक्तियों का ये सहयोग है, लेकिन जो है इसमें 2-3 मेरे खास गुरु निकले। पहला गुरु तो SK विश्वास जिन्हें मैं ग्रेटेस्ट राइटर मानता हूं ना जी, इधर आ जाइए साइड में। हाँ जी, इसके जिसे मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे लेखन पर अम्बेडकर का प्रभाव बहुत कम है। जो कुछ प्रभाव है वो SK विश्वास का है। SK विश्वास ने अपनी पहली किताब में जो मौलिक थिंकिंग दे दिया, सोशोलॉजी का, हिस्ट्री का, मैं उन्हीं चीज़ों को डेवलप करते रहा। तो SK विश्वास मेरे गुरु हैं। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और विश्वास साहब भी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि गुरु जो है चेला में बचता है। तो तुलना कभी कभी करते हैं कि रामकृष्ण अगर परमेश्वर बन गए इसलिए तो उनको विवेकानंद जैसा मिला, तो उनकी नज़रों में मैं विवेकानंद हूँ। तो मेरे पहले गुरु तो SK विश्वास हुए। इसके विश्वास से दूसरे गुरु बनते हैं चंद्रभान प्रसाद, जो आपको बताया कि जब मैं 6 खंडों में उस किताब को लिखने की परिकल्पना कर रहा था, तभी आपसे कुछ देर पहले पूछा कि चंद्रभान जी तो यहीं पास में रहते हैं, तो मैं सन 2000 से लेकर के 2004 तक चंद्रभान जी का सहायक रहा। जब वो किताब रिलीज हो गई उसके बाद से उन्होंने पूछा कि दुसाद जी अब आपका आगे का क्या प्लान है, तो मैंने कहा कि देखिए चंद्रभान जी, मैं इस किताब को पब्लिश करवाने के लिए दिल्ली आया था, ये किताब छप गई, अब मैं चलूँगा लखनऊ और लखनऊ में बैठ के इसके जो है बाकी खंडों को पूरा करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि आप लखनऊ में जाएंगे। मैंने कहा कि बेटे की शादी में कर दिया हूँ, बेटा बहू के पास रह के लिखन करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप बेटे बहू के पास जाएंगे, दाल भात में मूसल चंद बन जाएंगे, उनको एंजॉय करने दीजिए ज़िंदगी, और फिर लखनऊ से यदि रहकर राइटिंग करेंगे तो आप रीजनल राइटर हो जाएगा, और दिल्ली में रहेंगे तो जो है आपका एक नेशनल हो जाएगा। तो आपको रहना है दिल्ली में। सबने कहा चलिए अच्छा प्रस्ताव, लेकिन हम रहेंगे कैसे? तो बोले कि चलिए हम देखेंगे। तो मैं 2000 से लेके 2004 तक चंद्रभान जी का सहायक बन गया। इस क्रम में जो है उनका वो लाइब्रेरी से किताबें रहना, उनके आर्टिकल अखबारों में पहुंचाना, ये सब चीज़ें थी। तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं चंद्रभान जी को सबसे करीब से देखने का मौका पाया। कैसे हैं चंद्रभान जी?
तब बहुत बदलाव आ गया है, सुखद बदलाव आया है। तो वही चंद्रभान जी जो है ना, लगे ताना मारने कि आप 3 साल में एक किताब लिखेंगे, किताबों की पहुंच 300-400 लोगों तक होती है, ये जो डे टू डे घटनाएं हो रही है इस पर मार्गदर्शन कौन करेगा। तो मजबूर करने लगे मुझे जो है पत्रकारी लेखन में, आर्टिकल लेखन करने के लिए। और आपको बता दूँ अशोक बाबू कि बड़ी छोटी एज से जो है मैं अखबारों का शौकीन रहा हूँ। बंगाल में रहते हुए जो है, बंगाल में स्पोर्ट्स पेज हुआ करता था, तो पहले अखबार खोला तो मैं स्पोर्ट्स पेज देखता था, और उसके बाद से जो है मैं सूचना वाला पेज सबसे लास्ट में देखता था, उसके बाद से सीधे मैं संपादकीय पेज पर उसके बाद और किससे प्रभावित रहे? नहीं तो संपादकीय पेज पर जाता था। तो जो संपादकीय पेज पर आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं वो, उनसे मैं सर्वाधिक प्रभावित रहा। तो वही काम चंद्रभान जी मुझको कह दिए करने के लिए। और मैं ये सोचता था कि मैं किताबें तो लिख सकता हूँ, लेकिन जिनको मैं सबसे महान मानता हूँ जो संपादकीय पेज, मैं कैसे लिख सकता हूँ। मेरी सीमा है, मैं 11 क्लास पास व्यक्ति हूँ। लेकिन इतना ताना मारा कि सन 2000 के सितंबर महीने में मैंने 10 दिन में 3 आर्टिकल लिखे। आर्टिकल लिख दिए, अब कैसे अखबारों में दिया जाए। तो संयोग से उनके काम से मैं गया हुआ था हिंदुस्तान बिल्डिंग में, उर्मिलेश जी से कुछ काम था उनका व्यक्तिगत। तो काम करने के बाद से उर्मिलेश जी आए मुझे छोड़ने के लिए आपका हिंदुस्तान बिल्डिंग के नीचे। तो मैंने कहा कि सर एक समस्या है। बोले कही क्या? हम कहे कि हमने 2-3 आर्टिकल लिखे हैं, हमें पता नहीं है कि संपादकों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 5 मिनट के लिए दीजिए, मैं देखता हूँ। उर्मिलेश जी का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे में। तो मैं दिया उनको, ठीक 5 मिनट उन्होंने देखा और तीनों आर्टिकल रख लिए। वो कहे कि आप 1 सप्ताह तक वेट कीजिए, यदि नहीं छपता है उसके बाद फिर मेरे पास आइएगा, मैं बतलाऊंगा कि कहाँ देना है। तो जिस अंदाज में उन्होंने लिया ना, लगा कि बात बन सकती है। अगले दिन जाना था मुझे गांव देवरिया। मैं देवरिया गया। देवरिया जाने के बाद से अगले दिन से जो है डेली हिंदुस्तान अखबार खरीदने लगा। इसी क्रम में 12 अक्टूबर सन 2002 को जो है एक लेख मेरा छपता है हिंदुस्तान में। मैं गया हुआ था अपने देवरिया मुख्यालय, वहीं पर जो बस स्टैंड पर अखबार खरीदा और अपना नाम जब देखा तो फिर क्या कहना। हिंदुस्तान में चंद्रभान जी से मुझे पता चला था कुछ ज़माने में सबसे बड़ा हिंदुस्तान ये सब की रीडरशिप कितनी करोड़ों की थी। तो जब लेख छप गया ना, उसके बाद से तो अशोक बाबू अपना कॉन्फिडेंस इतना बड़ा, फिर कौन रोकता है। तो उसके बाद से तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने पत्रकारिता का सारा रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया है। मेरी जो 85 किताबें आप देख रहे हैं ना, वो मोस्टली मेरे आर्टिकल्स का कलेक्शन है। मैं एक अखबारी लेखन लिखता हूँ, करोड़ों तक अपनी बात। तो चंद्रभान जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तीसरा जो एक व्यक्ति जो जिसने मेरे लेखन को प्रभावित किया वो रहे विवेक कुमार। विवेक कुमार ने मुझे वो किया, मैं ऐसे लगातार पेज पर पेज लिखने जा रहा हूँ, तो मुझे सबटाइटल बनाने का जो है सुझाव दिए कि जब तक सबटाइटल नहीं बनाएगा कौन क्या पढ़ेगा, सबटाइटल या चेट। तो मैंने जो है ये सीखा उनसे। आप ये देखिए इस किताब में करीब कम से कम इस 100 के करीब सबटाइटल पाएंगे। तो सबटाइटल जो सीखा हमने इसके आपके विवेक कुमार सर से। उसके बाद से जो है प्रोफेसर वीर भारत तलवार, इन सबों ने ये किया। फिर तो जो है हौसला अफजाई करने वाले जयप्रकाश करदम है, आप है, शील बोधी, अनेकों लोग हैं। मेरे ये 50 जो अपने दलित राइटर है, सबका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन एक बड़ा मेरी मिसेज का है। मिसेज ने क्या किया कि मैं 44 साल की एज में जो जॉब छोड़ दिया, उसके बाद से घर गृहस्थी की जिम्मेवारी उन्होंने संभाल लिया। फिर जॉब छोड़ने के बाद से मैंने घर गृहस्थी के विषय में कुछ सोचा ही नहीं। वो तो कहिए कि बच्चे बड़ी जल्दी जो है जॉब में आ गए, सारी जिम्मेवारी ले लिया। तो मेरी मिसेज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मुझे घर गृहस्थी की जिम्मेवारियों से पूरी तरीके से मुक्त रखा। तो बहुत लोगों को ताज्जुब होता कि कैसे मैं इतना लिख दिया। मैं सिर्फ सोने के सिवा जो दिन रात बस इसी के विषय में सोचना और किताबें लिखना। बाद में चल कर के कंप्यूटर बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। यदि इतनी किताबें मुझे कलम से लिखनी पड़ती। अच्छा, किन किन से प्रभावित रहे आप बात के दिनों में या उस वक्त में जो लोग उस समय लिख रहे थे और ख़ासतौर पे बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखते? ना वो तो ये एक तरीके से आप कहिए तो सारा का सारा इम्प्रेशन जो है, जैसे मैंने पढ़ा है कि अपने वो दलित पैंथर वाले, हाँ, उनका भी काफ़ी आप लगातार जिक्र करते हैं। दलित पैंथर जो है ये मेरे लाइफ की जो है इस सफ़र में एक से एक लोग जो मिलते गए, उसमें जो है ये इसके विश्वास के बाद जो है मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ नामदेव ढसाल के निकट। छूट रहे थे आप? हाँ,
ढसाल साहब से और कुछ गुण लिया, लेखन में उनसे नहीं सीखा। उनके पहले ढसाल साहब तो बेसिकली कविता विधा के थे, और कविता से मेरी मैंने एक तरीके से कही है तो 100 गज की दूरी है। उनका करेक्टर, उनका स्नेह, ये सब चीज़ें प्रभावित किया। और ढसाल के विषय में तो मैंने कई बार लिखा है कि मानो पूरे ह्यूमन रेस की हिस्ट्री में, अभी उनका असेसमेंट नहीं हुआ, ढसाल जैसा पुरुष, ताकतवर पुरुष, मर्द पुरुष, न सिकंदर हुआ, न आपका नेपोलियन हुआ। ढसाल जो है, ढसाल वैसा व्यक्ति हिस्ट्री, मैंने वैसा जो है दिलचस्प करेक्टर देखा ही नहीं दुनिया के इतिहास के। वो पहले व्यक्ति हैं जो कवि होकर के एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पैदा किया। जितने भी लेखक होते हैं वो जो स्थापित संगठन है उसके साथ जुड़ जाते हैं। उन्होंने स्वाधीन रूप से अपना संगठन खड़ा किया, और उसके बाद से उनका तेवर और तमाम चीज़ें जो, तो उनका तो खूबियों का कही है नहीं है। अच्छा, आपने गांव का जिक्र किया, देवरिया का जिक्र किया, थोड़ा पीछे चलते हैं। आप अपने जड़ के बारे में बताइए, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ। और फिर जो जर्नी है कलकत्ता की, हाँ, जल्दी से बताइए, अच्छा, कम समझ शब्दों। अच्छा, मेरा ज़िला देवरिया पड़ता है, जो आपके गोपालगंज का प्रतिवेशी ज़िला है। तो मैं माँ बाप की तनहा संतान रहा, और होता है क्या कि जो है तनहा मतलब इकलौता इस हिसाब से क्या कि मेरे 2 भाई और 1 बहन, ये दोनों जो है ये एक्सपायर हो जाते हैं। इनके एक्सपायर होने के बाद से फिर मुझे कलकत्ता जाना पड़ता है मजबूरी में। मेरे साथ एक सुखद बात होती है कि 3 साल की एज में मेरे मामा मुझे लेकर के चले गए पैना गांव में, और पैना जो है गहमर के बाद राजपूतों का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। कि अमिताभ बच्चन को देख करके मुझे हंसी आती है। मैंने अपने जीवन में रियल अगर कोई ही मैन देखा, कोई पुरुष देखा, तो वो थे मेरे मामा पड़ोही। क्या गजब का उनका व्यक्तित्व था। तो पैना जैसे गांव में, राजपूत डोमिनेटेड गांव में, मामा बड़े शान से रहते थे। और मैं जब वहाँ पर रहा तो मेरे साथ एक सहूलियत हो जाती है क्या कि देहात में कहावत है कि भगिना यदि कुछ गलती करे और आप उस पर हाथ चला दोगे तो हाथ कांपेगा। तो ये रिलेक्स है। तो मुझे जो है आपका राजपूतों के गांव में रहने का मौका मिला 9 साल तक, और वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस जो है ये हुआ। आगे क्यों नहीं पढ़ पाए 11वीं के बाद? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। मुझे जो है ना, ये शायद मैं 2-3 में था ना, तो इतनी मोटी मोटी वो भर्तृहरि की कथा है, रामायण हमारे घर में जो है बतलाया, कितनी मोटी मोटी रामायण, ये सब चीज़ें मैं पढ़ लेता था। अब पढ़ के कुछ ना, तो इतनी मोटी मोटी जब किताब पढ़ लेता था ना, तो खुद मैं तो इतना पढ़ लिया हूँ। तो बतलाया कि पूरे जीवन में जो है ना, सिर्फ एक टीचर वो प्रभावित किए, वो थे श्याम बिहारी दीक्षित। उसके बाद से जितने टीचर थे वो मुझे महा बेवकूफ़ लगे। मैं जाता था अपने क्लास में ना, तो सुन के आपको ताजो, मैं सप्ताह में 5 दिन फिल्में देखता था। टीचर मुझसे जो है ये मैंने परेशान हो गए। क्लास नहीं जाते थे, बंक करते गए, क्लास गए, लेकिन बड़ा टेक्निक के साथ क्लास गए, जा करके सुबह अटेंड किए। और सिनेमा 2 बजे से शुरू होता था, तो 1-1:30 बजे जो वहाँ से डूब मारे, गए सिनेमा देखे। और मेरी स्टाइल होती थी क्या कि मैं सिनेमा पूरी फिल्म नहीं देखता था, 40-45 मिनट पहले मैं भाग के चला आता था। मुझे अपनी बाबूजी को भी दिखलाना था कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ। अगर 2-3 किस्तों में देख लेते ना, हो गया कभी कभी होता था ऐसे। अच्छा, टिकट चेंज करके जो हम देख लिए, उसके बाद सेकंड का आपका वो देखा, इस तरीके अच्छा से। सर, एक बात बताइए, आप कहते हैं कि 11वीं पास दुसाध है और इतनी किताबें लिख दी, लोगों को चैलेंज करते हैं आप तमाम, आपको लगता है कि आपने और पढ़ा होता, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ली होती, तो आपकी लेखनी और बेहतर होती? कभी ना 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 ना, ऐसा नहीं। देखिए होता है क्या कि आज मैं जो कुछ ना, मेरी में क्या है कि जो है, जैसे वो आपका 79 से लेकर के वहाँ तक जो 95 साल तक भर्ती किया, मेरे में जो है ना, मानव जाति के प्रति का स्वीम करुणा रही है। मैं विद्यार्थी जीवन में घर से जो पैसे वैसे मिलते थे, ठीक ठाक मिल जाते थे, तो मैं अपने गरीब साथियों में मिल बैठ के खाता था। मुझे जो है दूसरों की करुणा जो है, अपना दर्द कभी महसूस नहीं है, दूसरों का है। तो मानवता के प्रति में जो है एक प्राकृतिक तौर पर जो है कमजोरी रही। तो ये विश्वास साहब को पढ़ा और सारी चीज़ें देखा, तो उसके बाद से मैंने देखा कि मानव जाति का कल्याण जो है सिर्फ नॉलेज के द्वारा हो सकता है। और इसके 2 सबसे बड़े एग्जाम्पल, कार्ल मार्क्स और डॉक्टर अम्बेडकर और मार्क्स ने लाइब्रेरियों में काफ़ी समय दिया, तो उन्होंने नॉलेज को जो है ना ह्यूमन लिबरेशन का एक माध्यम बना। तो उसी से प्रेरित होकर के मैंने जो है मानव जाति के कल्याण के लिए नॉलेज को हथियार बनाया। मैं जितना लिखता हूँ, चिंतन करता हूँ। आप किसी भी चीज़ पर दिन रात डूब करके सोचिए ना, देखिए कितना रिजल्ट आता है। तो मैं सिर्फ सोता हूँ, सोने के बाद से आप 24 घंटे में मेरा 18 घंटा इन्वॉल्वमेंट देखिए। किन किन से नहीं पटी आपकी? हाँ, किन किन लोगों से बनी नहीं बात? ना, ऐसा मैं आज़ाद शत्रु रहा हूँ,
आजाद जीवन के लंबे 70 साल के सफ़र में अगर कुछ लोग ये किए तो मेरी एक बड़ी अच्छा अंदाज रहा कि मैं चुपचाप उनसे दूर चला जाता था। एक अंतराल के बाद महसूस होता कि अरे हरीलाल तो हमसे दूर चला गया, और लोग रोते थे कि हरीलाल हमसे। तो हमें जो व्यक्तिगत जीवन में किसी से कोई शिकायत नहीं, बड़ा वो रहा। अच्छा, आपने पिछले दिनों एक राजनीतिक दल भी बनाया था, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या वो काम कर रहा है या फिर आपने ये अधूरा? मैं आपको बताया कि मैं 1 साल से जो है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने की दिशा में प्रयासरत था। कोशिश ये थी, और उसका बड़ा कारण है कि जो है कि मैं वर्तमान दलों से पूरी तरीके से निराश हो चुका था। तो निराशा में अब क्या किया जाए, कुछ तो करना चाहिए, तो ही एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने की मैं बात कर रहा था। तो इस दिशा में बुरी तरीके से मैं बिजी था। अभी आपका ये पिछले जुलाई में मैं यहाँ आया हुआ था, उसी क्रम में कि कैसे पार्टी वोटी बनाया जाए। तो सब चुनाव आयोग से जो है वो आपका जो फॉर्म और वगैरह सब होकर गया। तो इसी बीच में जो है ये आपका जुलाई के दूसरे सप्ताह में अरुण कुमार त्रिपाठी जी ने मुझको एक लेख लिखने की जिम्मेवारी दे दी कि लिखिए, आपको एक लेख लिखना है, वाणी प्रकाशन से वो किताब आएगी। ये लेख का विषय है लोकतंत्र का भविष्य। तो मैं कहा, ये तो बाएं हाथ का खेल है, मैं लगातार इसी पर लिखते रहा। तो मैंने कहा कि सर मैं लिख देता हूँ। तो असल ध्यान तो मेरा उधर था कि कैसे पार्टी बनने। तो इस विषय में जो है देश के सैकड़ों लोगों से जो है विभिन्न प्रांतों में घूम घूम कर ये किया। तो वही जब लेख लिखने लगा ना, तो 3000 शब्दों में मैं तैयार कर दिया। उसके बाद से उन्होंने कहा कि हरीलाल जी थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए 1000 शब्द। तो 1000 शब्द जब लगा बढ़ाने ना, तब लगा कि इसमें तो कुछ अलग मटेरियल है। इसी बीच की घटना हो जाती है आपका ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव वाली घटना। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जितना नाटक किया गया, जितना ड्रामा किया गया, जिस तरीके से मोदी ने आपका वहाँ से लाल किला से जो है 2047 तक के लिए अपना 25 साल का एक विकास का नया संकल्प दिया, ये सब बातें मुझे टच की। उसके बाद से वो जो 3500 शब्दों का लेख लिखा था, उसको नए सिरे से मैंने रीराइट किया। तो इस किताब के जरिए मैंने जो है आज़ादी के 75 सालों का आकलन किया। इस किताब का नाम देखिए, ये लेटेस्ट 100 रुपये दाम, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बहुजन डाइवर्सिटी की अभिनय परिकल्पना। तब जो है इस किताब में जो है नए सिरे से जो मोदी और ये सब का देखा, ये जो ड्रामेबाजी हुई, जो आपका झंडा उंडा फहराने का, ये मेरे लिए इतना कुत्सित दृश्य था, इतना नज़रों को बुरा लगने वाला दृश्य था, क्या बताऊँ। तो अब मेरे घर पर भी बच्चे झंडा लगा दिए, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ, अच्छा नहीं लगता था। तो बहरहाल वहीं से मैंने संकल्प किया कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो 75 सालों की आज़ादी में कितना अमृत हमारे लोगों के हिस्से में आया। तो उसका जब आकलन करता हूँ 75 सालों का, तो पाता हूँ कि जो है जिस तरीके से स्वतंत्र संग्राम के दौरान प्राचीन भारत में जो देवताओं और जो इनका जो मूल निवासियों का संघर्ष हुआ था, अमृत का घड़ा चला गया उनके हिस्से में और हमारे लोगों को 20 ही मिला। तो आज़ादी का जो इतना बड़ा का आकलन जो मैं किया, तो देखा कि स्थिति ये है। अब किस तरीके से जो है अपने लोगों को आज़ादी का अमृत पान कराया जाए। आज़ाद भारत के शासकों की वजह थे, कमियों की वजह से उनकी जो स्ववर्णवादी सोच है, तमाम चीज़ें इस किताब में आपने लिखी। तो 75 सालों का आकलन करने के बाद इसमें जो है आगामी 25 सालों का हमने एक नक्शा दिया, रोड मैप भी दिया हुआ 2047 तक का ये है। तो आगे आगामी 25 सालों के लिए एक डिज़ाइन हमने दिया है, और हम क्वाइट कॉन्फिडेंट है, बहुत ही चैलेंज के साथ कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो किताब आई है आपको निकट भविष्य में आने वाले दिनों में हजारों साल के इतिहास का जो है बदलाव ला देगी। मेरी 2 आखिरी सवाल हैं। एक तो आप बार बार परिवार का जिक्र कर रहे हैं, फैमिली का जिक्र कर रहे हैं, जरा उनके बारे में बताइए, अपने फैमिली के बारे में। बच्चे कितने आपके, कहाँ क्या है ना, ये है वो लगातार मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे अपने पोते पोतियों के साथ को फोटो। अरे नहीं, मेरी जो है क्या नाम है, अशोक बाबू, परिवार मेरी पूंजी है। और मैं आपको किसी व्यक्ति के विषय में कहूँ, यदि आपको ये सामाजिक जीवन में लंबी पारी खेलने की कुछ बड़ी बात करनी है, तो आपको जो है पारिवारिक लिहाज से संतुष्ट होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की फैमिली में पीस नहीं है, जिसको पारिवारिक सुख नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति बड़े लंबे समय तक जो है सफ़र नहीं तय कर सकता है। तो इस मामले में मैं वन ऑफ द लकीएस्ट व्यक्ति रहा। इससे बताया कि मेरी मिसेज जो है अनपढ़ हैं, लेकिन एक्चुअली जो है मैं उनको जीनियस मानता हूँ। मुझ में जो स्वाभाविक बुद्धि है उससे बहुत बेहतर बुद्धि मेरी मिसेज की है। बच्चे नाम क्या है उनका? मेवाती देवी, मेवाती दुसाद,
तो मेवाती हैं, बच्चे हमारे लड़के 4 और एक लड़की, और बच्चे जो है अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं सही समय पर, जो उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई किया। किस किस प्रोफेशन में है? अब है सब ठीक ठाक जगह सरकारी जॉब में है। मैंने अब उनके वजह से हमें परिवार के विषय में जो है वो कुछ सोचना नहीं पड़ता है। आम दलितों की तुलना में हमारी पारिवारिक स्थिति जो है आर्थिक दृष्टि से बेहतर है। तो अच्छा सर एक लेखक के लिए घूमते रहना, लोगों से मिलते रहना कितना ज़रूरी है? इसका तो इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे लगता है ना, चिंतन में डुबाइए, चिंतन मनन कीजिए कमरे में बैठ करके जो है ना। मुझे तो मैंने खूब घूमते भी रहता हूँ, लेकिन जो भी प्रोडक्ट मेरा आया है फिर मैं फील्ड में जा करके मुझको कहीं से कुछ वो नहीं मिला। अब मैं कमरे में बैठ करके दिन रात जो चिंतन करता हूँ उससे होता है, चिंतन से होता है, थिंकिंग से होता है, कुछ नहीं होता। जब फील्ड वर्ल्ड की जो बात कहते हैं वो सारा अनुभव तो किताबों में है। किताबों में बाहर जा करके जो लोगों ने अनुभव संचित किया है वो तो अपना अनुभव किताबों में लिखे हैं। तो कोई ये नहीं, मैं चिंतन मनन करता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है आपको मतलब वही फिर एक स्टार्टिंग की कि जो मैं ये कहा, जो पहली किताब में लिखा, किताब के नाम पर गौर कीजिए, आदि भारत मुक्ति बहुजन समाज, हिंदू साम्राज्यवाद के खिलाफ मूल निवासियों के संघर्ष की दास्तान। तो इसके जरिए मैं सिंधु घाटी सभ्यता से ले करके जो है आपके आज़ाद भारत तक का इस हिस्ट्री का आकलन किया, और उसमें हमने एक ड्रीम दिया किस तरीके से जो है प्राचीन भारत का जो मूल निवासियों का गौरव है उसका पुनरुद्धार किया। आगे क्या करने वाले हैं आप? अब हाँ 85 के बाद आपने बहुत आपने बढ़िया सवाल किया। तो अब वो जो यहाँ तो यही किताब लिखने के क्रम में इस किताब की जब फिनिशिंग किया उसके बाद से लगा कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, मैंने वो ड्रॉप कर दिया आइडिया। अब उससे बड़ी एक आइडिया है और यूनिक आइडिया है, ऐसी आइडिया जो है बहुत कम है। अब हम बनाने जा रहे हैं यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट, एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं जिसका मेन एजेंडा क्या होगा? यूनिवर्सल रिजर्वेशन। यूनिवर्सल रिजर्वेशन अर्थात सर्वव्यापी आरक्षण, सर्वव्यापी आरक्षण। तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी पे आप काम करते हैं वही रहेगा, एजेंडा तो वही रहेगा। सर्वव्यापी आरक्षण है तो सर्वव्यापी आरक्षण का दुनिया में सबसे बेहतरीन सूत्र जो है सिर्फ और बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के 10 सूत्रीय एजेंडे में है। तो अंततः इसके द्वारा तो 10 सूत्रीय एजेंडे को करवाना, लागू करवाना ही हमारा लक्ष्य है। अब इसमें हम लोग करने जा रहे हैं क्या ना कि जो आप जैसे लोग हैं, बहुजन डाइवर्सिटी मिशन को हम विस्तार देने जा रहे हैं। जो 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी उसका मकसद यही था कि अपने जो है लेखक हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो छात्र हैं, ऐसे लोगों को संगठित करके हम बड़ा एक जो है अपने बहुजन डाइवर्सिटी मिशन को एक बड़ा रूप देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुजन डाइवर्सिटी मिशन में इतनी संभावना है कि इसके ज़रिए हम लोग संघ परिवार से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं। तो लेखकों का संगठन बनेगा बहुजन डाइवर्सिटी मिशन। जब इसमें आप जैसे व्यक्तित्वों का योगदान होगा तो वो संगठन की गरिमा जो है आगे बढ़ जाएगी, लोग और नोटिस लेंगे। और इस संगठन के द्वारा जो छोटे छोटे दल हैं, रावण का हो गया और कितने इतने सब पॉलिटिकल पार्टी, इन लोगों को हम लोग जो है संगठित करेंगे। तो हम लोग जो है डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, हम लोग पॉलिटिक्स को जो है एडवाइजर का काम करेंगे। हम उनके लिए लेख लिखेंगे, हम उनके लिए फील्ड में जाके प्रचार करेंगे, और उसके बाद से जो है हम एक हस्ताक्षर अभियान की परिकल्पना, वीरेंद्र बाबू जो आप गए थे उस कार्यक्रम में जो हिंदी भवन में हुआ था, वहीं हम वीरेंद्र जी हमारे कैमरा के पीछे हैं जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो आपके कैमरामैन वीरेंद्र जी गए थे, बड़ा अच्छा मैंने कवरिंग आपके दलित दस्तक की तरफ से हुआ था। तो उसमें हमने जो है 2021 के मार्च महीने में एक हस्ताक्षर अभियान की परिकल्पना पेश की थी। उसी पर मैं जो है लगभग 1-1.5 साल तक काम किया। बाकायदे उस पर एक मेरी किताब भी आई है, हस्ताक्षर अभियान पर आई है। तो अब हम लोगों को जो है जो पॉलिटिक्स करना है, लोगों को जो मैंने ये करना है, लड़ाई उनकी लड़नी है। यहाँ एक थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूँ कि मैं पिछले 6 सालों से लगातार लिख रहा हूँ कि शासकों के वर्तमान नीतियों के फलस्वरूप हमारा जो बहुजन समाज है बिल्कुल गुलामों की स्थिति में पहुँच गया है। अब आपके सामने वो हालात नहीं रहे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दे दो, न्यायपालिका में दे दो और फला चीज़ में दे दो। तो आपका अब पूरी तरीके से जो है आपको आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सारी दुनिया में, से भारत में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, साउथ अफ्रीका में मंडेला के लोगों ने जो गोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ा,
तो इस लड़ाई की ज़रूरत तब पड़ती है जो वंचित समाज है वो जब उसे शक्ति के स्रोतों से डिप्राइव हो जाता है, सोर्सेज ऑफ पावर से डिप्राइव कर दिया जाता है, वैसी स्थिति में इसको प्राप्त करने के लिए वो आज़ादी की लड़ाई लड़ता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ इंडियनों को इसलिए लड़ना पड़ा कि इनके हाथ में कुछ नहीं था, शक्ति के समस्त स्रोत जो है उनके हाथ में ये थे। तमाम मुद्दे रहेंगे जिस पे आप लोग हाँ, काम उसी पर। तो इसी के लिए जो है ये है अपना बहुजन लेखकों का एक संगठन बनाएंगे। ये संगठन कोऑर्डिनेटर का काम करेगा, ये पहलकदमी करेगा, छोटे छोटे दलों को जोड़ करके एक पॉलिटिकल मोर्चा बनाएगा और इस मोर्चे को हम लोग बैकिंग करेंगे। तो इससे जो परिकल्पना है, इसमें एक हस्ताक्षर अभियान की परिकल्पना है। हस्ताक्षर अभियान के तहत हम क्या करने जा रहे हैं कि इस मोर्चे का जो टारगेटेड वर्ग है वो सिर्फ इंटरनेट यूजर है। आज की तारीख में 700 मिलियन लोग जो है इंटरनेट यूज कर रहे हैं। मान के चला जाए कि उसमें जो 30 करोड़ लोग जो है जो सुविधाभोगी वर्ग के हैं वो होंगे, लेकिन 40 करोड़ लोग कम से कम ऐसे हैं जो वर्तमान सत्ता से निजात पाना चाहते हैं। तो ऐसे इंटरनेट यूजरों से हम संपर्क करेंगे। उनके पास जो है अपना एक ये बिल्कुल फॉर्म तैयार है, हस्ताक्षर फॉर्म तैयार है। फॉर्म लेकर हम लोग जाएंगे, उनका सिग्नेचर लेंगे और सिग्नेचर लेने के बाद से जो है हम उनके मोबाइल में 2000 रुपये की किताबें देने जाए, 12 किताबें देने जा रहे। दुनिया के इतिहास में हुआ नहीं। ये इस तरीके से काम हाँ। करेंगे। और ये नई परिकल्पना सुनिए, बाबा साहब ने क्या किया, कहा आज़ादी के विषय में क्या कहते हैं, बोलते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, कामों कर लेंगे। तो हमें लोगों को इल्म कराना है कि आप गुलाम हो। भारी अफसोस की बात है कि वर्तमान में न कोई इंटेलेक्चुअल इस बात को हाईलाइट कर रहा है, नेता हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग ये जो किताबें उनके उसमें देंगे, मोबाइल में देंगे ना, तो इतना लिटरेचर जब जाएगा ना तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो उनको गुलामी का इल्म होगा और फिर तो क्रांति वहीं से होगी। अब 2000 के आगे देखिए, 2000 जो हम मूल्य की जो किताब दे रहे हैं उसके बदले में हम लोगों से लेंगे सिर्फ 50 रुपया लेने जा रहे हैं। 50 रुपया सुनने में बड़ा छोटा फिगर लगता है, लेकिन हमारा जो टारगेटेड वर्ग है वो 50 करोड़ है। 2024 तक 900 मिलियन होने जा रहे हैं इंटरनेट यूजर, मैंने 90 करोड़। 90 करोड़ में मान लिया जाए कि 40 करोड़ जो है सुविधाभोगी वर्ग का जो इंटरनेट यूजर होगा, 50 करोड़ हमारा है। तो 50 करोड़ लोगों तक हम पहुंच बनाते हैं, उतने लोगों को उतना लिटरेचर हम सुलभ कराते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति से अगर हम 50 रुपया लेते हैं, मुझे लगता है कि किसी को 50 रुपया देने में दिक्कत नहीं होगा, बहुत आराम से दे देगा। तो 50 करोड़ इंटू 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2500 करोड़ आता है। तो इस तरीके से एक व्यवस्था बना के और आप सारी आंदोलन को बढ़ाना चाहिए। हाँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया और इतनी तमाम बातें अपने बारे में थैंक साझा यू, थैंक यू, थैंक यू। आप तो जो है मुझे बड़ी खुशी है कि जो है ना आप बहुजन समाज की पहली आवाज़ है। चैनल जो अभी तो दुनिया भर के बन गए, लेकिन शुरुआत आपने की और जितने भी चैनल वाले हैं सब आपकी भूमिका को याद करते हैं। तो आप एक बड़े नाम है और आपसे मेरा अनुरोध है कि ये जो हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट की, उसमें लेखकों के ऊपर सारी जिम्मेवारी है। आपको पॉलिटिक्स नहीं करना है, लेकिन इसमें जो है अपना ये इंटेलेक्चुअली जो है इस चीज़ को सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे सर जी। हाँ, तो एच.एल. दुसाद सर थे और निश्चित तौर पे तमाम बातें उनके बारे में आप लोग जान पाए होंगे, उनके काम के बारे में जान पाए होंगे और इन्होंने जो अपनी नई परिकल्पना सामने रखी है, हो सकता है आप इस तमाम लोग उससे जुड़ना चाहें, इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय हिंद।